के अंदर तमंचे लहराए जाते थे, व्यापारियों को भयभीत करते थे, आम नागरिकों को भयभीत करते थे। आज तमंचा नहीं, आज यूपी के नौजवान के हाथ में टैबलेट है, टैबलेट। जो अपने आप को बड़ा दावा करते थे कि मैं करप्शन से, क्रिमिनलाइजेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, आज आपने क्यों किया ये फैसला आपने क्यों लिया? 15.5 वर्षों तक सजा काटने के बाद जेल में वो आज रिहा हुए हैं, ये खुशी की बात है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे हैं, माफियाओं पर लगातार बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ बिहार के सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार बाहुबलियों को छुड़ाने के लिए कानून की कुंडली में ही बदलाव कर दे रहे हैं और उसके बाद उन्हें रिहाई मिल जा रही है। योगी राज में बड़े से बड़े अपराधी भीगी बिल्ली बन गए हैं, तो नीतीश राज में बाहुबलियों की रिहाई से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और इसको लेकर सवाल भी लोग उठा रहे हैं। अब आपको सबसे पहले आज की तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश से हम आपके सामने रखेंगे। यह तस्वीर प्रयागराज की है। प्रयागराज में अतीक एंड कंपनी के कब्जाए इलाके पर आज बाबा का बुलडोजर चला, जमकर गरजा बुलडोजर। यूपी के हर माफिया को क्लियर मैसेज बुलडोजर दे रहा है कि वक्त रहते गलतियां सुधार लो, सही रास्ते पर आ जाओ। जिन जमीनों पर कब्जा किया है उन जमीनों को छोड़ दो, नहीं तो बाबा का बुलडोजर इंसाफ करेगा, माफिया मिट्टी में मिलेगा। प्रयागराज में अतीक अहमद का करीबी रिजवान अहमद ने अवैध कब्जा किया था और तस्वीरें देखिए, उसी की अवैध कब्जाई जमीन पर आज बुलडोजर चला है प्रयागराज में। सीएम योगी ने आज मथुरा की रैली में साफ तौर पर कह दिया कि आज यूपी में युवाओं के हाथ में तमंचा नहीं है, टैबलेट है। तमंचा लेने की सोचने वाले अब डरने लगे। आज यूपी अपराध से मुक्त है। सुनिए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी विशेष के कुछ युवाओं के हाथों में, कुछ उनके कार्यकर्ताओं के हाथों में तमंचे लहराए जाते थे, व्यापारियों को भयभीत करते थे, आम नागरिकों को भयभीत करते थे। आज तमंचा नहीं, आज यूपी के नौजवान के हाथ में टैबलेट है, टैबलेट। तो आपने दो टूक ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश सुना। अब एक तस्वीर आपको बिहार की दिखाते हैं, सुशासन बाबू के राज की, जो सुशासन का दावा करते हैं लेकिन इसकी खिल्लियां उड़ाई जा रही। बाहुबली आनंद मोहन की आज रिहाई हो गई। आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया के कत्ल में दोषी करार दिए गए थे, सजा याफ्ता थे। पहले फांसी की सजा हुई थी, बाद में हाईकोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया था। और जो बिहार सरकार का पहले का सर्कुलर था जेल का, उसके मुताबिक अगर सरकारी नौकर की हत्या होती है तो उसको जेल से कभी निकाला नहीं जाएगा। लेकिन नीतीश सरकार ने नियम में ही बदल दिया, कानून की कुंडली में ही बदलाव कर दिया। नीतीश सरकार आनंद मोहन पर मेहरबान हो गई। तस्वीरें देखिए, आनंद मोहन की रिहाई के बाद उनके समर्थक काफी खुश हैं, क्योंकि जो बाहुबली जेल में बंद था वो रिहा हो गया, आजाद हो गया। उसके लिए सरकार जो सुशासन का दावा ठोकती रही है, उस सरकार ने कानून की कुंडली में ही बदलाव कर दिया। नीतीश कुमार ने मेहरबानी दिखाई आनंद मोहन पर। अब आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने कानून को कैसे बदला, यानी कानून की कुंडली में बदलाव क्या किया। नीतीश सरकार ने दरअसल जेल नियमावली में बदलाव किया है और यह बदलाव हुआ है 10 अप्रैल की तारीख को। 10 अप्रैल को बिहार की जेल नियमावली सर्कुलर रहा है 2012 का, 12 की धारा 48, इसमें बदलाव किया गया। पहले नियम था कि ड्यूटी पर तैनात जन सेवक है यानी सरकारी नौकर है तो उसकी हत्या के जो दोषी होंगे यानी हत्यारे होंगे वो जेल से रिहा नहीं होंगे। सरकार ने इस सूची में आप देखिए कितना बड़ा खेल किया। ड्यूटी पर तैनात जन सेवक की हत्या, इस क्लॉज को ही हटा दिया साहब, इस क्लॉज को ही हटा दिया। इस फैसले से आनंद मोहन की रिहाई मुमकिन हो गई। आनंद मोहन जेल से बाहर निकल गए। रात के अंधेरे में आनंद मोहन की रिहाई की गई। सूत्रों के मुताबिक सुबह तड़के करीब 3 बजे आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि सहरसा जेल प्रशासन सुबह 6:15 बजे रिहाई की बात कर रहा है। आनंद मोहन की रिहाई पर आरजेडी नेता इसे कानून के अनुसार रिहाई बता रहे हैं, लेकिन इस पर नहीं बोल रहे कि साहब कानून की कुंडली में बदलाव कर दिया है। सुनिए जरा। आज सुबह सवेरे ही आदरणीय आनंद मोहन जी जेल से रिहा हो गए। 15.5 वर्षों तक सजा काटने के बाद जेल में
वो आज रिहा हुए हैं। ये खुशी की बात है। सारे नियम कानून कायदे के तहत उनको रिहा किया गया है। सोचिए, सुना आपने मृत्युंजय जी को, आदरणीय आनंद मोहन तत्कालीन डीएम की हत्या के दोषी करार दिए गए शख्स के लिए आदरणीय शब्द का इस्तेमाल। आनंद मोहन की रिहाई पर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने नीतीश सरकार से सवाल पूछा है कि करप्शन से समझौता कर आपने कानून क्यों बदल दिया। सुनिए। आखिर क्या वजह है कि एक आदमी को छोड़ने के लिए, जिसके परिवार के 2 लोग तो राजद के विधायक हैं, उनको आप छोड़ने के लिए प्रिजनर मैनुअल के क्लॉज को हटा रहे हैं। बिहार सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दोबारा अपने फैसले पर सोचेंगे। जो अपने आप को बड़ा दावा करते थे कि मैं करप्शन से, क्रिमिनलाइजेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, आज आपने क्यों किया ये फैसला आपने क्यों लिया? और राजद की पॉलिसी क्या है? क्यों उन्होंने इस तरह का क्रिमिनलाइजेशन की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं? तो वैसे के सवाल तो जायज है ना। ऐसे में वो बड़े सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द हमारी डिबेट आगे बढ़ने वाली है। पहला बड़ा सवाल होगा कि योगी माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे और नीतीश गले क्यों लगा रहे हैं? क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए एक हत्यारे को आदरणीय कहेंगे क्या? मुख्तार म्याऊं म्याऊं कर रहा है, आनंद मोहन उधर गरज रहा है बिहार में। यह बड़ा फर्क है यूपी और बिहार में, और यह फर्क आपको समझना चाहिए। माफियाओं पर योगी का प्रहार, बाहुबली को नीतीश का उपहार। सवाल यह भी कि बाहुबली से यारी क्या यह सिर्फ 2024 की तैयारी है और इसीलिए तेजस्वी यादव के साथ मिलकर यह पूरा बदलाव है कानून की कुंडली में? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, शिवम त्यागी स्टूडियो में मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। राजकुमार भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। लव सिंह स्टूडियो में मौजूद है, जेडीयू के नेता। आदिल हुसैन हमारे साथ है, एमआईएम पार्टी के नेता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लव सिंह, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। मृत्युंजय जी से आजकल आप लोगों की यारी है पाला बदलने के बाद, आदरणीय कहेंगे क्या हत्यारे को? देखिए राकेश जी, ये पहली माफी दी गई है क्या पूरे देश में? जिस तरह से हो हल्ला मचाया जा रहा है, 15 साल 15.5 साल कोई व्यक्ति जेल में रहा है और जेल मैनुअल के अनुसार जेल के आचरण को भी देखा जाता है और जेल के आचरण के अनुसार जो कार्य किए गए उसके बाद आप कर रहे हैं नियमावली में बदलाव। समय समय पर कितनी नियमावली में बदलाव हुए? नियमावली में बदलाव नहीं किया। नियमावली में कितनी बार बदलाव हुआ? किसके लिए किया? ये समय समय पर 27 लोगों को उस नियमावली के तहत छोड़ा गया है। किसके लिए बदलाव किया? 27 लोगों को छोड़ा गया है। 11वें नंबर नहीं, मैं पूछ रहा हूं लवजी, नियमावली में किसके लिए बदलाव हुआ? आनंद मोहन जी का नाम 11वें नंबर पर है उसमें। आदरणीय कहेंगे लोगों का। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आनंद मोहन आपके लिए आदरणीय है? देखिए बिल्कुल, अगर आप इस बात को कहते हैं, आनंद मोहन 3 बार के सांसद है, 1 बार के विधायक है, वो एक हत्यारा है, विधायक है, सांसद है, ये तत्कालीन स्वीकार करिएगा ना। तत्कालीन डीएम की हत्या के दोषी करार दिया कोर्ट ने। पहले फांसी की सजा हुई थी, पहले फांसी की सजा हुई थी और फिर उसके बाद हाईकोर्ट ने उस सजा को उम्र कैद में बदला। एक हत्यारे को आप आदरणीय कहेंगे? आप ये दलील देंगे कि वो माननीय बन गया? राकेश जी, यही अभी कुछ दिन पहले बिल्किस बानो के हत्यारों को छोड़कर उसको संस्कारी बताया जा रहा था। हम समर्थन कर रहे हैं, संस्कारी बताया गया। यही तो मैं कह रहा हूं कि मैं समर्थन कर रहा हूं क्या? और सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर सवाल पूछा है। राष्ट्रपति महोदय और महोदया ने भी कई सजाओं को माफ किया है राकेश पांडे जी इस देश में। अकेले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 22 लोगों के फांसी के सजा को आजीवन कारावास में बदली है। कई लोगों को माफ भी किया गया, संपूर्ण माफी भी दी गई है, राज्यपाल महोदय के द्वारा भी दी गई है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी कई लोगों का सजा माफ किया और ऐसे लोगों के सजा माफी का प्रस्ताव किया था जो प्रधानमंत्री की हत्या में शामिल थे। तो ये कोई नई आदरणीय नहीं हो जाएंगे ना लव सिंह, वो आदरणीय नहीं हो जाएंगे ना। सजा में माफी हो गई, चलिए एक अलग बात, लेकिन उसको आदरणीय बना लिया, उसकी पूजा करने लगे, कहने लगे बड़ी साल तक जेल में रहा। कितना दर्द है आप लोगों के हत्यारे को जेल में रखने के बाद। देखिए वो प्रायश्चित कैसे करेंगे सर? राकेश पांडे जी, वो अलग विषय है। क्यों अलग विषय है? अलग विषय है, मैं इसलिए बता रहा हूं। कोर्ट ने जब जिसको सजा दे दिया, शर्म आनी चाहिए सर। राकेश पांडे जी, शर्म आनी चाहिए। कोर्ट ने आनंद मोहन जी को सजा दे दी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उनकी हत्या में कितने संलिप्त थे सभी लोगों को मालूम है। उनकी
संलिप्तता चलिए, बहुत अच्छी तरह से ताली ताली ताली। और आपके आपको लिए मैं तालियां, बता दूं, आपकी बेशर्मी पर तालियां। अरे लव राकेश सिंह, पांडे मैं जी। ताली बजाता हूं आप लोगों के लिए सर, नहीं कि राकेश, एक हत्यारे के पक्ष में तमाम दलीलें कानून की कुंडली में बदलाव कर दीजिए साहब, और उसके बाद आप दलील दीजिए। क्या सोचकर सर बिहार की जनता के सामने आप लोग जाएंगे? शिवम त्यागी, ठीक है, मैं आता हूं सर, आता हूं। 2012 का जेल मैनुअल था, 48 धारा, उसमें क्लॉज 1 या सबसेक्शन जो भी रहा होगा कि किसी सरकारी नौकर की हत्या होती है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि यह क्लॉज था कि किसी सरकारी नौकर की हत्या होती है तो उसका जो दोषी रहेगा उसे जेल से कभी निकालेंगे नहीं। बिल्कुल। लेकिन यह नियम में बदलाव आनंद मोहन के लिए। शिवम त्यागी, थैंक यू। 94 में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया जो थे वो हाजीपुर से गोपालगंज की तरफ जा रहे थे। अब वहां पर एक गैंगस्टर छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी। उस हत्या में जो है वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे यही जो आपके आनंद मोहन हैं। आनंद मोहन के लोगों ने उस समय के डीएम की गाड़ी में सबसे पहले पथराव किया। गनर्स और पुलिस वालों के बार बार कहने के बावजूद उनको वहां मार दिया। अब आप मुझे एक चीज बताइए, लोअर कोर्ट ने इस आदमी को सजाए मौत दी थी, हाई कोर्ट ने बदलकर उसको जो है उम्र कैद कर दिया। आज यहां पर नीतीश कुमार जी आकर कहते हैं कि आनंद मोहन के अच्छे आचरण की वजह से 15.5 साल बाद हमने उनको रिहा कर दिया। अब उनका अच्छा आचरण सुनिए क्या था। 2008 में आनंद मोहन के खिलाफ एक एफआईआर हुई थी नीतीश जी के समय में ही। उस एफआईआर में उन पर वो आरोप लगा था कि वो अंदर जेल में बैठकर 4 मोबाइल बरामद हुए थे, 4 मोबाइल से चुनाव को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। कितना अच्छा आचरण कर रहे थे ना वो जेल में से बैठ के। लेकिन क्या करें, सुशासन बाबू कब इतने कुशासन बाबू हो गए, समझ से बाहर है। और एक और अंत में मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये कहते हैं कि कितने सारे कैदी छोड़े गए, नहीं छोड़े गए। आप मुझे आप ये लिस्ट देखिए, लिस्ट में से कुछ नाम गिनाता हूं, इससे ज्यादा सेक्युलर रिजल्ट तो हो ही नहीं सकता छोड़ने वालों का। अशोक यादव, शिवजी यादव, किरण यादव, राजवल्लभ यादव, पतिराम यादव, कृष्णदेव राय, चंद्रेरी यादव, खेलन यादव, मोहम्मद खबरुद्दीन, अलाउद्दीन अंसारी, हलीम अंसारी, अख्तर अंसारी, दस्तगीन, आनंद मोहन। मतलब इसमें दलित भी हैं, इसमें पिछड़े भी हैं, इसमें मुस्लिम भी हैं, और इसमें एक स्वर्ण भी है सो कॉल्ड, जिनके लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। बस एक चीज बता दीजिए, क्या इस देश में अगर किसी आदमी की पॉलिटिकल पावर को इन्फ्लुएंस करने की ताकत है तो मतलब इस हिसाब से तो वो चाहे जिसको चाहे मार दे, क्योंकि एक जिले के जिलाधिकारी को मारने के बाद भी अगर आदमी ऐसे बचकर निकल सकता है तो फिर तो भगवान ही मालिक है इस देश का। और ये कह रहे हैं कि नहीं अकेले नहीं छूटे, बहुत सारे छूटे। मतलब देखने वालों में भी मुझे लग रहा है जाति और धर्म बराबर देखा गया है। नहीं वो है, मैं उस पर बात करूंगा शिवम, मैं उस पर बात करूंगा। और इसके पीछे दरअसल इक्वेशन क्या है वो हर्षवर्धन जी बेहतर तरीके से समझाएंगे। लेकिन राजकुमार भाटी जी, मैं आपके पास पहले आता हूं। एक तरफ यूपी की तस्वीर है, हालांकि अभी तो मुलाकात भी हुई है नीतीश कुमार की, अखिलेश यादव से मुलाकात भी हुई है, आजकल याराना भी है 2024 के लिए, होना भी चाहिए, अपने अपने इक्वेशंस होते हैं। लेकिन आप लोगों को भी क्या लगता है कि आनंद मोहन की रिहाई में कुछ गलत नहीं है? और आप भी मानेंगे कि क्या आदरणीय माना जाना चाहिए आनंद मोहन को? राजकुमार भाटी जी। एक तो आपने उत्तर प्रदेश का जो जिक्र किया, अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की भी आपने बाइट सुनवाई। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथ में पहले तमंचे होते थे, आजकल टैबलेट है। तो ये जो अभी पुलिस अभिरक्षा में धड़ाधड़ गोलियां बरसा के 2 लोगों की हत्या की गई है, जो 3 नौजवान हत्या कर रहे थे, तो वो तो टैबलेट से गोली चला रहे होंगे, तमंचे तो अब नौजवान के हाथ में है नहीं। और ये जो रोजाना 6 से 7 से 8 10 हत्याएं हो रही हैं, वहाँ जो है बलिया में एक छात्र नेता को मार दिया गया, मेरठ में एक लड़के को, नौजवान को मार दिया गया। तो ऐसी मतलब इतना धूल झोंकना लोगों की आंख में। उत्तर प्रदेश के हालात खराब हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अब तमंचा ही नहीं है किसी के हाथ में। दूसरी बात, जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं आनंद मोहन की पे, मैं मानता हूं कि, और यह सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में जो अपराधी जेल के अंदर आजीवन कारावास की सजा में जाए, उनका पूरा जीवन जेल के अंदर ही कटना चाहिए, उन्हें रिहा नहीं करना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है। और मैं भी ये मानता हूं कि अपराधियों के प्रति नरमी नहीं होनी चाहिए, और गंभीर अपराधों में। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपनी बात कहेंगे, हम समाजवादी पार्टी की सुविधा के अनुसार कहेंगे। राजनीतिक लोग भेदभाव कर सकते हैं, अपना अपना राजनीतिक लाभ नफा नुकसान देख सकते हैं, लेकिन पत्रकार को तो निष्पक्ष होना चाहिए। जितना गुस्सा आपको राकेश पांडे जी आनंद मोहन की रिहाई पर आ रहा है, मैंने आपको बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर गुस्से होते नहीं देखा।
14 लोगों की हत्याओं के मेरा उस दोषी पर भी आक्रोश था, और सुप्रीम दर्जनों कोर्ट ने उस महिलाओं पर के भी साथ सवाल रेप पूछा है। करने सर, वाले मामला कोर्ट में है, आप बोलिए ना कि आनंद मोहन के मामले को लेकर आप लोग कोर्ट में जा रहे हैं। मैं भाटी जी आपकी तारीफ करता हूं, कई बार आपकी लाइनें बहुत अच्छी होती है और कई बार लगता है कि कहीं आप पार्टी लाइन से अलग हटकर तो नहीं बोल रहे हैं। आप एक बात मुझे बताइए, बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिएगा भाटी जी, अगर आनंद मोहन की रिहाई जिस तरीके से हो गई है, क्या आपको नहीं लगता है कि तमंचा हाथ में लेने वाले लोगों को बल मिलेगा, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, मार दो किसी को, खून कर दो किसी को, और अगर वोट बैंक के खातिर अगर तुम उस सांचे में फिट बैठोगे तो तुम्हारी भी रिहाई हो जाएगी। आप ईमानदारी से बताइए, प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल, मैं तो पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, मैंने अपनी बात कही भी है, लेकिन आपको मैं कुछ थोड़े से 2 शब्द और बोल दूं। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या भीड़ ने की और उस हत्या में जो लोग जेल गए उनमें बजरंग दल का जिला संयोजक भी था। और जब वो जेल से रिहा हुआ जमानत पर, तो भारतीय जनता पार्टी के बुलंदशहर के सांसद माला लेकर जेल के बाहर खड़े थे, उस हत्यारे को माला पहनाई जिसने एक बहादुर इंस्पेक्टर की हत्या में जो आरोपी था जो जेल गया था। और इसी तरह गुजरात में हुआ, जब वो 12 लोग रिहा किए गए तो उन्हें संस्कारी बताया गया, उनके पैर छुए गए, तिलक किए गए, मिठाई खिलाई गई। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि राजनीतिक लोग थोड़ा बहुत इधर उधर की बात कर सकते हैं, लेकिन पत्रकारों को लाइन पर रहना चाहिए। पत्रकारों को हर तरह की गलत निर्णय का निंदा करनी चाहिए और हर तरह के गलत नहीं, हम हर तरीके के गलत निर्णय की निंदा कर रहे हैं भाटी जी। नियम कानून, पुलिस कस्टडी में भी किसी की डेथ हुई, अतीक अशरफ की हत्या हुई, हमने उसकी भी निंदा की, हमने पुलिस प्रशासन से भी सवाल पूछे। लेकिन दरअसल दिक्कत ये होती है कि आप लोगों को एक तरफा सवाल समझ में आते हैं। आप नहीं थे शो में, मेरे समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता थे और मैंने कस्टोडियल डेथ का आप लोगों की सरकार में आंकड़े गिनाए तो साहब हम पर चिल्लाने लगे और पत्रकारिता का ज्ञान देने लगे। 2012 में 12, 2013 में 15, 2014 में 8, 2015 में 9, 2016 में 8, 2017 में 14, इतनी कस्टोडियल डेथ हुई है जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। मैं आगे आपसे इस पर बातचीत करूंगा आपसे। साकेत मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं हर्षवर्धन जी आता हूं आपके पास। साकेत, लोगों के मन में क्या चल रहा है जरा बताइए। आनंद मोहन की रिहाई, क्या लोगों को डर तो नहीं लग रहा कि यह जंगल राज की वापसी की शुरुआत है और सिर्फ एक इक्वेशन देखा जाएगा आने वाले समय में, कौन किस जाति का है, जाति के दलदल में सिर्फ बिहार की जनता फंसी रह जाएगी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि आनंद मोहन के रिहाई के साथ इस पूरे इलाके, अभी भी मैं सहरसा में ही मौजूद हूँ और यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो इस सहरसा के रहने वाले हैं और हम इनसे सीधे बात करेंगे इस पूरे मामले पर। हम इनसे पूछते हैं इन्हीं लोगों से, क्या लगता है आनंद मोहन की जो रिहाई की गई है उसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? ये रिहाई राजनीति से पीड़ित रिहाई है और जो कानून खुद बनाया सुशासन बाबू के रीजन में, वो राजनीतिक फायदे के लिए इसका उपयोग करना वो ठीक नहीं। उन्हीं के सरकार में विजेंद्र यादव से जब पूछा गया था उनके बेटे या उनके और भी पार्टी के लोगों के द्वारा, तो ये रिहाई है, ये परिहार देने को गलत बताया गया था। आज उनका सब कुछ सही हो गया। सहरसा के ही हैं, आनंद मोहन ही यहाँ के हैं। आनंद मोहन के पर्सनली व्यक्ति तो अलग चीज है, ये रिहाई चूंकि कानून बना के और फिर उसको करना, और ये IAS एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया था उनके मांग पे। इस तरह यदि सरकारी सेवक के साथ हुआ, वो तो न्यायपालिका को सोचना था ना क्या होना है नहीं होना है। मगर कानून को देश के इतिहास में पहली बार किसी चीफ मिनिस्टर पे इस तरह का एलिगेशन लगा है, जो किसी भी जो भी है वो तो न्यायालय का मामला था जो भी है, मगर कानून में संशोधन करने की बात क्यों आ रही है? ठीक है साकेत, मैं आपके पास आता हूं, हमारे साथ आप लगातार बने रहिए और लोगों को भी अपने साथ रखिए क्योंकि नेताओं को आईना दिखाना बड़ा जरूरी है। हर्षवर्धन जी, राजनीति का इससे शर्मनाक चेहरा कुछ हो सकता है क्या कि एक आदमी जिसने DM की हत्या की हो, जिसे सजा हुई हो, कानून की कुंडली में साहब आप बदलाव कर दीजिए और लोगों को दिखा दीजिए कि जंगल राज की यह दस्तक है। राकेश जी, इसके कई संदर्भ हैं। आपने एक राजनीतिक पहलू की बात की, लेकिन इसके कई संदर्भ हैं और जो भयावह हैं। सबसे पहले तो एक मुख्यमंत्री कानून में बदलाव करता है कि अब सरकारी ड्यूटी पर जो कर्मचारी अधिकारी होंगे उनकी भी हत्या सामान्य हत्या मानी जाएगी। इसमें जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है कि एक जातीय उन्माद के दौर में बिहार था, जिसमें कोई कहता था लालू जी ने हमें लाठी पकड़ा दी, कोई कहता था कि हमारे लिए आनंद मोहन खड़े हैं, कोई कहता था कि नक्सली देखिए बदला ले रहे हैं, सामंतवादियों से लड़ रहे हैं।
उसके बाद एक सरकार आती है जिस पर लोगों का भरोसा होता है और कहा जाता है कि लोकतंत्र में सुशासन का राज आएगा। वही सुशासन का राज जिसमें आनंद मोहन अंदर गए, वही नीतीश कुमार का राज जिसमें आनंद मोहन को जेल हुई, उसी राज में कानून बदलकर तेजस्वी यादव के साथ की सरकार में 27 लोगों को जेल से बाहर निकालने का रास्ता तैयार किया जाता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी से लड़ाई में नीतीश कुमार इस कदर अंधे हो चुके हैं कि अपनी ही कई बातों को भूल चुके हैं। उनको लग रहा है कि उनका कोई आधारभूत मतदाता समूह अब नहीं बचा है और आने वाले चुनाव में उनके लिए बड़ी फजीहत हो सकती है। तो उनको लगता है कि ठीक है, सवर्णों में एक राजपूत जाति में सेंटिमेंट कुछ हम ले लेंगे और सिर्फ इसीलिए एक हत्या के दोषी को, वो भी भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया डीएम को। उनकी पत्नी अभी भी गुहार लगा रही है प्रधानमंत्री से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहें उनसे, उनको क्या पता कि प्रधानमंत्री से राजनीतिक लड़ाई में ही तो नीतीश कुमार इतने नीचे गिर गए। मुझे लगता है ये शर्मनाक है। बिहार के लोगों को सोचना चाहिए कि वो जातीय उन्माद, जाति हिंसा, जाति घृणा का दौर राज्य के लिए कितना खतरनाक था, उन्हें याद करना चाहिए। ठीक है, मैं आगे आपसे हर्षवर्धन जी समझूंगा और बिहार के लोग, यूपी के लोग भी समझेंगे कि कहीं बिहार के लोग ये तो नहीं सोच रहे होंगे कि कहीं हम भी यूपी में होते तो शायद बेहतर होता, ऐसा अपराधी कम से कम जेल से छूट तो नहीं रहा होता। और इसके पीछे जो जातीय समीकरण जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, एमवाई समीकरण जिसकी चर्चा होती है, क्या ये पूरी कोशिश है कि राजपूत और भूमिहार जो वर्ग है उसको जोड़ दिया जाए एमवाई से, ताकि डेडली कॉम्बिनेशन तैयार हो जाए 2024 के लिए? आदिल हसन, लेकिन एक आपकी प्रतिक्रिया भी, ओवैसी ने जो सवाल उठाया वो बहुत उचित और जायज सवाल है और ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि आप अपनी सियासत के लिए किसी अपराधी को जेल से बाहर निकाल देंगे और ये संदेश देंगे कि लोग उससे प्रोत्साहित हो जाए कि कल को तुम भी किसी सरकारी नौकर को मार दो सरिया। किससे सवाल है मिस्टर पांडे? आदिल भाई आपसे। हाँ, ओवैसी साहब ने जो किया है वो जेन्युइन बात, वो एक आप ही सोचिए, एक दलित ऑफिसर है, बिहार में क्या मैसेज जाएगा? कैसे नीतीश जी इन्वेस्टमेंट कराएंगे? कैसे मतलब फैक्ट्रियां लगेगी जब एक आईएएस सुरक्षित नहीं है और सरकार के मुख्यमंत्री उसको पैट्रोनेज देके रेड कारपेट वेलकम देंगे? यही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार 2016 में थे, जब शहाबुद्दीन साहब का मामला हुआ था तो उन्हें तिहाड़ भेजा था, सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो जहां पे मुसलमान रहेगा उसके लिए आपका दूसरा कानून और जहां पर इनको वोट बैंक रहेगा उसके लिए दूसरा कानून। ये कहाँ का इंसाफ है मिस्टर पांडे? आप पूछिए इन लोगों से कि बतलाइए, शहाबुद्दीन साहब के लिए इतनी नफरत क्यों थी नीतीश जी के लिए, और तेजस्वी यादव को इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि उनके पास जा पाए, उनकी मौत पर भी नहीं जा पाए, न तेजस्वी न तेज प्रताप। वो राजद के कितने करीबी थे और मजबूत थे, सबको पता है। आप ही बताइए, दोहरा चरित्र क्यों दिखलाते हैं ये राजनेता दोहरा चरित्र क्यों दिखलाते हैं? आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात कही, वो इंसाफ की बात कही। बिहार में नीतीश कुमार या देश में नीतीश कुमार दलितों के बीच किस मुंह से जाएंगे? नीतीश जी कौन सा सामाजिक न्याय है? लालू जी का क्या यही सामाजिक न्याय है? तेजस्वी यादव की यही पाठशाला में सामाजिक न्याय है? और बड़ी बात यह है कि भाजपा के लोग, कल सुशील मोदी परसों तक यही आनंद मोहन की रिहाई के लिए पूरी वकालत करते थे और आज ना भाजपा का कोई लोग गवर्नर किया जा रहा है, ना राष्ट्रपति किया जा रहा है, ना हाय तौबा मना रहा है। गिरिराज सिंह हो या विजय कुमार सिन्हा हो या दूसरे इनके बड़े नेता है, सब चुप है, ऐसा चुप है लगा मुंह में दही जमी हुई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत जेन्युइन तो आपको आदिल भाई, किस मुंह से जाएंगे? आपको इन जातियों का वोट नहीं चाहिए क्या? नहीं, मुझे इंसाफ का वोट चाहिए, मुझे किसी जात का वोट नहीं चाहिए। जो सीमांचल तो फिर शहाबुद्दीन में साहेब लगा के, फिर शहाबुद्दीन में साहेब लगा के मुस्लिम है, इस तरीके की बातें क्यों कर रहे थे? सारे अपराधी तो अपराधी होते हैं, फिर हिंदू मुस्लिम ना करिए उसमें। सुनिए, शहाबुद्दीन साहब को सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्शन नहीं हुआ था, अंडर ट्रायल थे और शहाबुद्दीन साहब जिस राजद के थे, राजद के लोगों ने मरने के बाद दुश्मन से भी लोग अपने दिल का सब निकाल देता है। लेकिन ये तेजस्वी तेज प्रताप जो लालू जी के पुत्र हैं, उनको इतनी भी फुर्सत नहीं हुई। अच्छा, मतलब अपराधी मरने के बाद भी ठीक है, तब तो कल को अतीक की कब्र पर भी जाकर लोग चादर फूल चढ़ाने लगे तो उसको जायज ठहरा दिया जाएगा। बेशक जाएंगे, इसमें क्या गलती है? अरे वाह आदिल भाई, आपके लिए भी ताली बजा देता हूं सर। क्या बोल रहे हैं आप कि अतीक की कब्र पर चादर फूल चढ़ाना भी जायज है? ये सर इतनी सियासत को मत गिराइए सर, इतनी सियासत को मत गिराइए, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मत पड़िए सर, इतना बहुत खतरनाक है।
बहुत खतरनाक है सर। अरे अपराधी हिंदू हो, जब मुस्लिम हो, नाथुराम सिख गोडसे- ईसाई हो, मत उसकी इतनी तरफदारी करिए सर। धर्म देखकर मत करिए। मैं आता हूं आदिल भाई, आता हूं, माफी के साथ आता हूं। साकेत एक टिप्पणी आपकी, फिर मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन ये चर्चा जारी रहेगी, चर्चा ये जारी रहेगी। साकेत एक चीज, ये पूरा क्या इक्वेशन, क्या खेल है भाई? आनंद मोहन की रिहाई के लिए जरा दर्शकों को समझाइए। 2024 के लिए क्या एमवाई के साथ राजपूत भूमियार आ जाएंगे? देखिए, ये राजनीतिक ही है। ये फैसला जो है वो, आप भले ही इसके लिए कुछ भी दलील सरकार की तरफ से दी जा रही है, लेकिन ये राजनीतिक है, क्योंकि आगे 2024 और 2025 दो चुनाव है बिहार में, एक तो बिहार विधानसभा का और एक लोकसभा का। ऐसे में जो राजपूत वोट बैंक है, इस पर नीतीश कुमार की नजर है, क्योंकि राजपूत वोट बैंक जो है पिछले अगर हम देखें कुछ दशक से वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट हुआ है। तो ऐसे में ये कोशिश है इन लोगों की कि कैसे इस वोट बैंक को तोड़ा जाए। और यही वजह है कि चूंकि आनंद मोहन की जो छवि है वो उत्तर बिहार में अगर आप देखेंगे तो बड़े राजपूत नेता की छवि है। इनका काफी यहाँ पर पकड़ है, काफी समर्थक है यहाँ पर। आज भी जब वो जेल से रिहा हुए तो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो राजपूत समाज के लोग थे वो पहुंचे और उनके सभा में मौजूद थे, उनके स्वागत के लिए फूल मालाएं लेकर खड़े थे। तो ऐसे में निशाना सीधे तौर पर आनंद मोहन के उस वोट बैंक पर है, जिससे नीतीश कुमार चाहते हैं 2024 और 2025 की जो बेतरनी है वो कैसे पार की जाए, और इसी सियासत को जोड़कर इससे देखा जा रहा है। और भले ही इसमें आगे आने वाले समय में अब बीजेपी का क्या मूव होगा ये देखना होगा, क्योंकि इस पर कई सवाल उठ रहे हैं आनंद मोहन की रिहाई को लेकर, कि आनंद मोहन के रिहाई के पीछे जो 26 और लोगों की रिहाई की गई है, जो कई इसमें से दुर्दांत अपराधी है, उनकी रिहाई कर दी गई। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा कैसे फैसला ले लिया। ठीक है, ये बड़ा फर्क है साकेत। जो हम कह रहे थे, यहां एक यूपी में तस्वीर देखिए, जो अपराधी भागे थे वो साहब वो तख्ती लेकर पहुंच रहे हैं कि गोली मत चलाना, हम खुद ही आ रहे हैं जेल में। और बिहार की सरकार कह रही है बाहर निकल जाओ, तुमने गोली चला दी कोई बात नहीं, अच्छा तुम राजपूत हो, भूमियार हो, तो चलो बाहर निकल जाओ, जो तुमने कर दिया वो बीती बात हो गई, कोर्ट ने सजा दे दी वो भी दे दी, चलिए बात हो गई, आदरणीय हो गए। इतनी गिर गई है सियासत। आपको ये तस्वीर, हकीकत इस सियासत की देखनी चाहिए। हमारी ये चर्चा जारी है, जल्द वापस लौटते हैं ब्रेक के बाद। चर्चा जारी है। यूपी और बिहार में एक बड़ा फर्क। आदिल भाई, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। एक तरफ 2 दिन बाद मुख्तार अंसारी पर भी फैसला आने वाला है, वो डर रहा है कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश करा लो, कोर्ट लेकर मत जाओ। तो ये डर तो होना चाहिए अपराधियों में, लेकिन दूसरी ओर देखिए अपराधियों को बेखौफ किया जा रहा है बिहार में। ये एक बड़ा फर्क आप मानेंगे कम से कम आदिल भाई? नहीं, ये तो यूपी में जो हुआ वो बिहार से भी बदतर स्थिति है। जुडिशियल कस्टडी में किसी की मौत होना, पुलिस की हिरासत में मौत होना, ये और तो बद से बदतर है। नीतीश कुमार से एक कदम आगे इन्होंने किया है। इन्होंने कानून का मजाक उड़ाया, योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीआरपीसी आईपीसी का मजाक उड़ाया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मजाक। आदिल भाई सुनिए सर, अतीक अशरफ के साथ जो हुआ उसकी वकालत कौन कर रहा है? वो गलत हुआ। दूसरी बात है कि वो अपराधी थे। मेरा सवाल ये था कि अपराधियों के मन में खौफ होना चाहिए कि नहीं, जैसा यूपी में है, या फिर बिहार जैसे बेखौफ होने चाहिए अपराधी? सीधा जवाब दीजिए। राकेश जी, किसी भी सरकार को इनकाउंटर कराने का अधिकार नहीं है, किसी भी सरकार को। अरे मैं एनकाउंटर की बात नहीं कर रहा हूं आदिल भाई, मैं एनकाउंटर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि जैसे यूपी में अपराधियों के मन में खौफ है, वैसा होना चाहिए कि नहीं, या बिहार जैसे बेखौफ होने चाहिए? अरे भाई, यूपी में खौफ क्या? बृजभूषण सिंह पर एथलीट लोग बैठे हुए जनता में मंत्र पर, और योगी आदित्यनाथ सरकार के मुंह में दही जमा है, उनका बुलडोजर का ब्रेक फेल हो गया है। यही खौफ है क्या? जो यूपी जो एथलीट प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाते हैं, खेल रहे हैं सर। दिक्कत ये है ना आदिल भाई कि अब आप खेल रहे हैं, क्योंकि आप भी नेता हैं, पॉलिटिकल पार्टी से हैं, तो आप खेल रहे हैं। बृजभूषण सिंह पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ के मुंह में दही क्यों जमी हुई? ठीक है, क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ एथलीट का साथ दे रहे हैं? ठीक है सर, लव सिंह जी आज महिलाओं का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ? ठीक है, क्यों है? जनवरी में इसी साल, ठीक है सर, मैं आदिल भाई आता हूं। जनवरी में इसी साल एक रैली में नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि आनंद मोहन को जल्दी निकालने का जुगाड़ कर रहे हैं। जुगाड़ आनंद मोहन को जल्दी निकालने का। हाँ, और ये भी कहा था कि मैं क्या कर रहा हूं उनके लिए यहां पब्लिकली नहीं बता सकता, उनके धर्मपत्नी को पता है। बिल्कुल बिल्कुल। लव जी, देखिए राकेश जी, आनंद मोहन जी पुराने समाजवादी नेता रहे, और इस बात को आप समझ लीजिए, एक सेंटिमेंट और पूरी तरह से बिहार के लोगों का सेंटिमेंट उनके साथ जुड़ा हुआ है, और उसका प्रतिफल आपने देखा होगा। किसी भी व्यक्ति के
रिहाई से इतने लोग खुश हुए हों, शायद ही बिहार के इतिहास में ऐसा हुआ। सर आप लोग क्यों इतना नीचे गिरा रहे हैं सियासत को? सर सियासत को नीचे नहीं गिरा रहे, इतना नीचे गिरा रहे हैं सर सियासत को। एक अपराधी, हत्यारा कृष्णैया साहब, उनकी पत्नी के मन पर क्या बीत रही होगी? आप लोग ये बिल्कुल नहीं सोच रहे? नहीं, उनके पत्नी के प्रति पूरी सहानुभूति है। क्या सहानुभूति है सर? क्या करें उस सहानुभूति का? मैंने अभी ही कहा इस बात को कि 15 साल आनंद मोहन जी जेल में 15.5 साल काट चुके हैं। तो हो गया, 15.5 साल जेल में रहे हैं, गलती माफ। अरे माफी हत्या का दाग धुल गया। नहीं राकेश जी, अकेली माफी सिर्फ आनंद मोहन की माफी नहीं है, सिर्फ 27 शिवम ने गिनवाया ना, सिर्फ 27 लोग बिहार की माफी नहीं है। किन किन लोगों की हत्या हुई? 27 लोगों, किन माफ करिएगा, किन किन लोगों की रिहाई हुई? 27 उसके पीछे इक्वेशन क्या था? राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा भी 22 लोगों को माफी दी गई थी। तो उनकी सजा माफ हो जाती है? सजा उन्होंने जो किया वो दाग धुल जाता है। मैं किसी का दाग धुलने की बात नहीं कर रहा। आप माननीय बना रहे हैं, आदरणीय बना रहे हैं, दाग नहीं धुल रहे हैं। कोर्ट ने, अगर किसी को कोर्ट ने सजा दिया है तो कोर्ट पे सवाल उठाने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, और मैं कोर्ट पे सवाल भी नहीं उठा रहा हूं। लेकिन रही बात पब्लिक परसेप्शन की, रही बात उस समय जिस तरह लोगों के प्रति मन में था, और जिस सभा की बात कर रहे हैं आप, कल को कोई किसी को मार दे और पब्लिक कहे छोड़ दो भाई, छोड़ दो, आप छोड़ देंगे? इसलिए कि पब्लिक ने कहा है। भैया इनको कोर्ट ने सजा दिया है, कोर्ट का सजा पूरा कर चुके हैं। जेल मैनुअल के अनुसार जेल शिवम एक टिप्पणी फिर मैं हर्षवर्धन जी के पास जाता हूं। राकेश जी पूरा कर लेने दीजिए। ठीक है जेलर के अनुशंसा होती है, जेल में रहे हुए लोगों का स्वभाव आचरण देखा जाता है। ये जेलर की अनुशंसा थी, ये जेलर की अनुशंसा थी। जो आपने 2012 का जो जेल मैनुअल था, धारा 48 का पहला जो सब सेक्शन था, उसमें जो आपने चेंज किया है, तो जेलर की अनुशंसा थी कि सरकार इसको चेंज कर दे। महामहिम को 161 के तहत अधिकार भी तो है, तो महामहिम ने चेंज किया है, अधिकार भी महामहिम ने चेंज किया है, सजा माफ करने का महामहिम ने चेंज किया कि बिहार सरकार ने चेंज किया है। मैंने कहा जेल के आचरण के आधार पर, जेल में आचरण जिस तरह आनंद मोहन का रहा, 6 किताबें लिखी उन्होंने। आचरण का नहीं मामला है, अरे 6 किताबें आपने जेल मैनुअल में चेंज किया है। एक हत्यारा किताब लिख देगा तो साधु हो जाएगा क्या आप लोग बात कर रहे हैं सर? कैसे डिफेंड कर रहे हैं? शिवम अपनी बात रखिए, फिर मैं हर्षवर्धन जी के पास जाता हूं। थैंक यू। जैसा लव सिंह जी कह रहे हैं, मैं तो सबसे पहले अब यही करूंगा, अगले 10 साल किताबें लिखूंगा, क्योंकि उसके बाद अगर गुनाह हो जाए तो किताबों के बिना पे मेरे को छोड़ दिया जाएगा। और एक और नहीं प्लीज, अब एक और चीज मुझे बताइए। नहीं प्लीज, आप सुनिए, सजा में एक चीज आप मुझे और बताइए। इन्होंने कहा कि इतना खुश आज तक कभी आपने बिहार को देखा नहीं होगा किसी के छूटने से। जब अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर को उत्तर प्रदेश में मारा गया तो पूरा देश खुश था, छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश, तब तो आपको बड़ा दर्द हो रहा था, रोना आ रहा था। ये तो कानून की हत्या है, ये इसकी हत्या है, ऐसे अतीक जी को कैसे मार दिया, ये तो गुंडा राज है, ये फलाना राज है, ढिकाना राज है। जबकि गैंगस्टर को मतलब हत्या हुई थी एक गैंगस्टर की, वो तो बेहतर था, उसको आप बुरा बता रहे थे। लेकिन आज आप एक गैंगस्टर को छोड़ रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे गैंगस्टर नहीं, मर्डर कहिए ना, मर्डर सीधी बात है। तो मर्डर, तो जहां तक बात इतनी है, इनको भी पता है, सब जानते हैं कि किस तरीके से वोट के लिए किया जा रहा है। लेकिन एक और भी चीज है कि नेशनल नैरेटिव में आज के समय में जिस तरीके से मीडिया सारी चीजों को दिखाता है, मुझे नहीं लगता कि बिहार और बिहार में सवर्ण जाति के लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते होंगे। जिस तरीके से अतीक अहमद से मुसलमान अपने आप को नहीं जोड़कर देख रहे होंगे, यहां पर भी ऐसा नहीं होगा। तो हो सकता है कि जिस तरीके से आपने सरकार बनाने के लिए कुशासन बाबू ने सारे जुगत लगा दिए कि कैसे भी करके, जैसा सही कहा हर्षवर्धन जी ने कि मोदी विरोध में किसी भी स्तर तक जाना है, ठीक है, और लेकिन अपनी कुर्सी बचाने, लेकिन बचेगी क्या? हर्षवर्धन जी, दो तस्वीर है। एक तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर है कि मुख्तार चाहता नहीं है कि हम कोर्ट में जाएं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहता है, तो अपराधियों के मन में खौफ यूपी जैसा होना चाहिए कि अपराधियों को बेखौफ कर दिया जाए बिहार जैसा। देश के लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि यहां लव जी पब्लिक परसेप्शन की बात कर रहे हैं। देखिए राकेश जी, पब्लिक परसेप्शन के लिए बहुत से उदाहरण, दृष्टांत देखने को मिल रहे हैं, मिलेंगे भी। लेकिन जनता जो लोकतंत्र में अपना प्रतिनिधि चुनती है, जो राजनीति करके लोग आते हैं, वो इसीलिए चुनती है कि वो कानून बनाएं। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। और उस कानून का खौफ, कानून का डर हर उस व्यक्ति को हो जो कानून तोड़ता है। जो सामान्य शहरी है, सामान्य ग्रामीण है, उसको लगे कि हाँ हमारी सरकार है। लेकिन अगर इसका उलट होने लगे, और देखिए 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, दोनों जातिवाद से बुरी तरह से पीड़ित थे, दोनों में अपराधी माफिया की समस्या थी, दोनों के लोग बाहर निकलकर नौकरियां करते थे। लेकिन आज देखिए उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है, बिहार कहां खड़ा रह गया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सबसे गंभीर जो उनके खिलाफ कहा जाता है वो ये कि योगी आदित्यनाथ जी अपराधियों को निपटा देते हैं, और सुशासन बाबू जो अपने को कहते थे उनका क्या हाल है, वो अपराधियों को गले लगा लेते हैं। अब सोचिए, जो अपराधियों को गले लगाएगा वो कैसा कानून बनाएगा और जनता का उससे कितना हित होगा, वो सवर्ण हो, पिछड़ा हो या अनुसूचित जाति हो या किसी धर्म का हो, ये बात तो सबके ध्यान में रहनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये लोकतंत्र है हर्षवर्धन जी, तो लोकतंत्र में क्या निपटा देना ये कौन सा कानून है हर्षवर्धन जी? और छोड़ देना कौन सा कानून है? हत्यारे को छोड़ देना कौन सा कानून में है? मतलब गैंगस्टर की हत्या मैं लोकतंत्र की ही तो बात कर रहा हूं, वो तो कानून नहीं है, लोकतंत्र की ही बात कर रहा हूं। वो तो गैर राजनीतिक है, वो तो गैर लोकतांत्रिक है, लेकिन वहीं पर किसी हत्यारे को छोड़ देना वो कितना लोकतांत्रिक है? जी हत्यारे को छोड़ देना ये क्या ये पार्टिकुलर बहुत बड़ा काम है। किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है वो ये करेगा। ठीक है, तमिलनाडु में हुई। नहीं दूंगा। ठीक है भाटी जी, एक चीज तो हमने बीते दिनों में यूपी और बिहार में देखी है सर, कि अगर वोट बैंक सधता है तो सजा याफ्ता को जी कह दिया जाएगा, माननीय बना दिया जाएगा। आप लोगों की पार्टी ने भी सपोर्ट किया है, अतीक अशरफ गए, जिस तरीके से गए उसका विरोध हुआ, नहीं होना चाहिए पुलिस अभिरक्षा में किसी की हत्या, लेकिन जाने के बाद अतीक कोई सामान्य आदमी तो था नहीं है, अपराधी था, सजा याफ्ता था, उसके लिए जी असद का तो एनकाउंटर हुआ था, वो उसको बच्चा लोग कह रहे थे, वो बच्चा जो अपने कमरे में कपड़े उतारकर लोगों को मारता। तो यहां भी वोट बैंक सध रहा था और बिहार में भी वोट बैंक सध रहा है सर, एक खास समुदाय का। कपड़े उतार के मारने का तो अभी एक वीडियो और चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो अपने किसी एम्प्लॉय को पीट रहे हैं लाठी लेके, डंडा लेके, वो भी गलत है, मुर्गा बना बना के पीट रहे हैं। अगर लाठी से पीटने वालों को सबको, हाँ नहीं, गलत को गलत कहना चाहिए, गलत है। और आपने एक बात कही कि उत्तर प्रदेश में तो अपराधियों के अंदर भय है। मुख्तार अंसारी कह रहा कि मुझे कोर्ट में मत ले जाओ, मुझे मेरी सर्विलांस उससे करा दो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी करा दो। कानून का भय अपराधियों में ऐसा होना चाहिए कि वो अपराध ना करें। पुलिस और पुलिस की व्यवस्था इतनी चाक चौबंद हो कि एक तो सुरक्षा दे, और अगर कोई अपराध होता भी है तो उसमें तुरंत अपराधी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ सबूत जुटाए जाए और उसे सजा दिलवाई जाए। लेकिन अगर आप ये भय होने लगे कि हमें मार दिया जाएगा तो फिर सरकार नहीं रहती, सरकार एक गिरोह हो जाती है। जिस तरह गुंडे सड़कों पर मार रहे हैं लोगों को, उसी तरह अगर सरकार मरवा रही है तो फिर कानूनी में और गैर कानूनी में फर्क क्या रह गया? ठीक, अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीना चाहते हैं, अगर हम संविधान का राज चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं, तो दोनों में कोई अंतर तो होना चाहिए। बिल्कुल। और सरकार अगर गैंगस्टरों को टिकट देने लग जाए, उनको माननीय बनाने लग जाए, विधायक बनाने लग जाए, सांसद, तो फिर सरकार ये सवाल शिवम ने कई बार पूछा है। और अगर अभी थोड़ा समय रहता, भाटी जी आपके पास ज्यादा बेहतर आंकड़ा होगा, वरिष्ठ नेता हैं, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भी कितने एनकाउंटर हुए थे, कई सारे हुए थे, सैकड़ों एनकाउंटर हुए थे, तो वो भी आंकड़ा मैं आपके सामने रख देता। लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं। ऑपरेशन शीश महल का पार्ट 3 आपका इंतजार कर रहा है।